हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फैशन स्टाइलिस्ट, टेक्सटाइल डिजाइनर मेघना जी। मेघना जी बहुत ही टैलेंटेड है और मेघना जी का काम जो है पारिवारिक को समर्पित है। मेघना जी बेसिकली चाय के बागान के राज्य मेवा आसाम की रहने वाली हैं और मेघना जी बहुत कुछ समय से जो है मुंबई में रह रही है। मेघना जी जो है एक बिजनेस वूमेन भी है और आइए हम आपको मेघना जी से रूबरू कराते हैं। मेघना जी नमस्ते, स्वागत है आपका वॉइस में। नमस्ते अंजू जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल। मेघना जी आप एक जो है फैशन स्टाइलिस्ट भी हो और आप एक टेक्सटाइल डिजाइनर भी हो और उसके साथ साथ जो है आप एक बिजनेस वुमेन भी हो। उसके बारे में तो हम बाद में बातें करेंगे। मैं उससे पहले जो है आपके बचपन के बारे में बातें करना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था। आप बचपन में क्या करती थी, आपकी फैमिली और आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? एक्चुअली मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, जो असम में एक नौगांव नाम की एक जगह है, टाउन है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं। तो बचपन मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब मुझे खेलना बहुत पसंद था। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। और जी जी। लेकिन मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, मुझे खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा आया। मुझे खेलने में ज़्यादा मज़ा आने लगता था। स्कूल के बाद मम्मी हमेशा मेरी बहन को और मुझे मतलब सुलाती थी और मम्मी सो जाती थी, और जैसे मम्मी के सोने तक हम वेट करते थे कि हम वहाँ से निकल के हम लोग खेलना शुरू करें। तो हमें सुलाते सुलाते मम्मी सो जाती थी, तो उसके बाद हम लोग निकल के बहुत बदमाशी करते थे, खेलते थे घर पे, और आस पड़ोस के जो बच्चे थे उनके साथ खेलते थे बहुत। और मेरे तो पापा एक्चुअली जी जी, आपके जी पापा, आप आगे कंटिन्यू करो। जी, मेरे पापा एक्चुअली बिज़नेस मैन ही हैं, तो हमारे चाय का बागान है। तो पापा के साथ हम लोग चाय के बागान थोड़ा-सा घर से दूर है, कम से कम डेढ़ 2 घंटे का रास्ता होगा। तो हम लोग वहाँ पापा के साथ जाते थे, वीकेंड्स में जाते थे। जब छुट्टियाँ होती थी तब जाते थे। तो वो सब काम भी हमने देखा है, तो बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे भी बहुत खेलते थे, चाय के बागान में। तो वो पापा शुरू कर रहे थे बागान का, तो बहुत मज़ा आता था वो सब। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, बचपन में बहुत सारे सपने देखते हैं कि हाँ मुझे पढ़ के ये बनना है, ये बनना है। तो आपने क्या सोचा कि आपको जो है ये फैशन स्टाइलिस्ट कैसे बनना है? मतलब आपने बचपन से ही सोच रखा था कि एकदम अचानक से दिमाग में आया कि नहीं बस ये काम करना है, या फिर सीखना है, कोर्स करना है? कैसे आपके दिमाग में कैसे आया ये? एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे बचपन से ये सब मैंने नहीं सोचा था। बचपन में बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते थे। मुझे लगता है कि मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ या फैशन। मेरा फैशन स्टाइलिस्ट का नहीं है, फैशन डिज़ाइनर हूँ मैं, और टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। डिजाइनर। कोई बात जी नहीं। जी। तो फिर सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे आर्ट करने में बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ड्राइंग में, आर्ट में हमेशा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और क्लास में भी बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे, जब आर्ट का क्लास होता था ना क्लास में, तो वो वो दिन मुझे वो क्लासेस बहुत अच्छे लगते थे। वो काफ़ी रिलैक्सिंग भी होता था, कोई टेंशन नहीं होता था। तो वो सब मुझे पसंद था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था डिज़ाइनिंग के बारे में कभी भी। लेकिन मुझे ऐसे ही बचपन से कपड़ा कोई भी कपड़ा मतलब जो मेरे पास होता था उसको अलग-अलग तरीके से करना, पहनना, उसको अलग तरीके से फैशन जो भी मैं उस टाइम पे ट्रेंड में चलता होता था ना कि आप मूवीज़ में देखते हो, मैगज़ीन्स में देखते हो, या फिर कार्टून्स देखते थे, तो उसमें जैसा होता जी था ना, जी मुझे जी। वो सब अपने कपड़ों के साथ स्टाइलिंग करने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं था ऐसा। तो फिर मुझे मैंने एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस से मैं ग्रेजुएशन किया 12th के बाद। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं कुछ सीरियस पढ़ाई करती हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह में कुछ मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मुझे फ़ैशन हमेशा से पसंद था।
तो फिर मैंने पॉलिटिकल जी साइंस में ग्रेजुएशन किया। जब मैं 3rd ईयर में थी तब मेरा इंटरेस्ट आया कि नहीं, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कोर्स करना चाहिए अब, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा आ गया था। तो फिर मैं 3rd ईयर में जब थी तो मैंने ग्रेजुएशन जो है करते करते ही वो साथ में मैंने एक कोर्स कर लिया फैशन डिज़ाइनिंग का दिल्ली से ही। तो फिर वो जब मैंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद मैं मतलब डिज़ाइनिंग करने लगी थी, और डिज़ाइनिंग करने से पहले स्टिचिंग का कोर्स भी किया मैंने, जो फैशन डिज़ाइनिंग में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बेसिक आपको पता होना चाहिए स्टिचिंग कैसे करना चाहिए, कौन से स्टिचेस है, फिर पैटर्न जो बोलते हैं पैटर्न ड्राफ्टिंग, जो हम एक डिज़ाइन को पहले पेपर में ड्राफ्ट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से नाप मेजरमेंट लेके उसको हम लोग कपड़ों को वैसे काटते हैं, फिर उसका स्टिचिंग होता है। तो फिर वो सब कोर्स भी मैंने किया। फिर करते करते फिर मैंने अपना काम शुरू किया। तो हम लोगों को फैब्रिक्स वो करना होता था कि हम लोग सोर्स करते थे, फैब्रिक दुकान से लेते थे, फिर डिज़ाइंस बनाते थे। वो काम मैंने थोड़ा सा किया। फिर थोड़े टाइम बाद मेरा उससे मन हटने लगा, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा था। फिर पता नहीं, मैंने आई थिंक 6 महीने 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैं बीच में आसाम गई थी, फिर मैं कुछ नहीं कर रही थी, अचानक से पता नहीं किसी का मतलब मैं जानती थी उनको, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉल आया कि एक फैशन शो होता है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल करके दिल्ली में, तो वो होने वाला था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेशन के लिए मुझे बताया कि 10 दिन है, आपको 10 डिज़ाइंस तैयार करना है और फिर दिल्ली दिल्ली आना है वो फैशन शो के लिए। तो फिर मेघना जी, ये जो है आपको 10 दिन मिले, 10 दिन में हाँ, 10 डिजाइन बनाना, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आप बना कुछ और रही हो और बन कुछ और रहा है? होता है वो। एक्चुअली उन लोगों का कुछ कंडीशंस था कि अ, जैसे हम लोगों का जो वो फैशन फेस्टिवल में क्या था कि डिज़ाइंस आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जो कपड़ा है ना वो हैंडलूम का ही यूज़ करना है। आप बाकी की कोई दूसरा फैब्रिक नहीं आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो जो हाथ से हम लोग बनाते हैं फैब्रिक, वही इस्तेमाल करना है। तो वो था कि वो असम में फिर उस टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं होता था, वैसा कपड़ा नहीं होता था, लेकिन जो हम लोगों का ट्रेडिशनल कपड़ा वगैरह बन के आता था ना पूरे असम में हो या मिजोरम में, मणिपुर में, अरुणाचल में, सबका अलग अलग कपड़ा ट्रेडिशनल होता है। तो वो जो जी कपड़े होते हैं वो काफ़ी लंबा होता है, सारी कुछ कुछ चीज़ें साड़ी नहीं, मिथिला चादर बोलते हैं हम लोग उसको। फिर और भी ऐसे रैपर्स जैसा कुछ होता है। तो उसमें से क्या है कि वो कपड़ा मैंने उठा लिया, वो कपड़ा उठा के फिर उसमें से मैंने डिज़ाइन जैसे तैसे बनवा के मैंने 10 डिज़ाइंस ड्रेसेस रेडी करवा लिया, और 10 दिन के अंदर पता नहीं कैसे कैसे हो ही गया। फिर करवा के फिर मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने से 1 दिन पहले रात तक मेरा कपड़ा सब कुछ इधर-उधर का बन के आया था। वो सब कुछ था, बहुत टाइम नहीं था। फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली में वो फैशन शो किया मैंने। फैशन शो करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अभी असम, मेरा मन था कि मैं वो कपड़ा कैसे बनाते हैं मैं उसको सीखूँ, क्योंकि जब मैंने डिज़ाइन बनाने कपड़ा खरीदने के लिए गई थी डिज़ाइंस के लिए, तो वो कपड़ा मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो मेरा मन किया कि मैं शायद इस चीज़ को सीखूं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो मुझे अपना काम शुरू करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उसके बाद। तो फिर मैंने अपना कंपनी वगैरह रजिस्टर किया, अपना काम शुरू किया। उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल्स थे, ऐसा नहीं था कि एकदम से हो गया। एकदम से कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल्स फेस किया उसमें भी। फिर कंपनी वगैरह रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे जैसे आप करते जाते हो ना, आप सीखते जाते हो, एक स्टेप आप करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे आप धीरे धीरे फिगर आउट करते जाते हो। तो हो गया। फिर अभी तो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हर चीज़ को बंद कर लिया। फिर मेरा एक कलेक्शन निकल भी गया है।
फर्स्ट कलेक्शन निकल गया, अभी सेकंड कलेक्शन का मेरा वो कपड़ा बन रहा है असम में। तो जैसे वो निकलेगा फिर मैं डिज़ाइंस बनवा के, मेरा डिज़ाइनिंग जो है वो बॉम्बे में बनता है, जो कपड़ा सिलता है, तो फिर वो बॉम्बे में बनवाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोगों का फ़ोटो शूट होता है, कपड़े पहना के जो शूट होता है, फिर आप मार्केटिंग शुरू कर देते हो। बस कुछ कुछ मैंने तो प्लान नहीं। आप एक डिजाइनर हो तो आपने कैसे सोचा कि मतलब एक डिजाइनर जो होता है वो डिजाइन वाले काम भी कर सकता है, पर आपने जो है खुद का बिजनेस जो है चालू किया, वो भी आसाम में। आप चाहती तो मुंबई में या फिर मुंबई के आसपास में भी कर सकती थी। आप आसाम गई, वहां पे जो है आपने अपना काम शुरू किया। या भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने बताया आपके पापा का भी एक बिजनेस है, वो चाय का बगान का बिजनेस करते हैं, आप उस उसे भी कर सकती थी। पर इन सब से हटके जो है आपने खुद जो है खुद भी एक डिजाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद आपने आसाम गई, आसाम में जाके आपने एक फैक्ट्री लगाया। तो इन सब के बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ कि बस ये क्या करूं क्या नहीं, कभी आप उलझी हो? बहुत बहुत और पापा का जो बिजनेस था वो अलग है। एक टाइम था जब पापा ने बोला था कि काम सीख लो, या फिर कैसे इसको चलाना है वो भी सीखो, क्योंकि मेरे भाई भी है दो और, तो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था। चाहती तो कर सकती थी, लेकिन सबका अपना अपना इंटरेस्ट का होता है कि आपका क्या मन करता है करने का। मैंने इस चीज़ पे हमेशा ज़्यादा फोकस किया है कि मुझे क्या पसंद है करना। कोई बोल दे कि ये करो तो मैं बचपन से ही वो नहीं करती थी। मैं हमेशा से ऐसी थी कि मुझे जो मेरा मन करता है, अच्छा लगता है, मैं वो करूँगी। लेकिन उस पे भी होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता था, और पापा से 100% सपोर्ट तो मैं जब बॉम्बे आई थी, बॉम्बे आने से पहले भी सपोर्ट नहीं मिला था पापा का। तो पापा का ये था कि तुम्हें जो भी करना है असम में कर लो, यहाँ पे आराम से। मैं अब पापा को मैं नहीं समझा पा रही थी कि मैं कैसे समझाऊँ कि जो मुझे करना है वो असम में नहीं हो सकता है 100%। उसके लिए मुझे घर से निकलना जी पड़ेगा बात ही, है ना? तो फिर पापा को जी कन्विंस जी। करने में बहुत टाइम लगा, और पापा रूठे हुए भी थे थोड़ा टाइम। लेकिन हाँ, पापा ने आने दिया, लेकिन वो थोड़ा रूठे हुए थे, कुछ दिनों तक बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आने दिया। मम्मी का सपोर्ट था। जो ये आपका जो सफर है, आपने जो शुरू किया, अब जो है आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप पर्यावरण के लिए भी काम करती हो, तो मतलब इतनी सारे काम जो है आप एक साथ करती हो। तो आप ये बताओ, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब मैं बिजनेस भी करूं, मैं डिजाइनिंग भी करूं, उसके बाद जो है आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी, आप पर्यावरण को भी जो है ध्यान में रखती हैं, इनके जो है उसके बारे में भी आप काम करती हैं। तो ये आपने कहाँ सोचा, आपको ये करने का प्रेरणा, या फिर ये किसी ने आपको बताया, या फिर आपने खुद से सोचा कि नहीं पर्यावरण को बदलना चाहिए, ये समाज का जो थोड़े बहुत कार्य हैं वो करनी चाहिए? मुझे हमेशा से मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना था, मुझे हमेशा से कुछ और भी करना था। अ, जैसे जैसे कोई भी आप सोशल कॉज को लेकर ले लो। मुझे लगता है कि हमारी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, कि कुछ नहीं। हम समाज में अ, बदलाव लाए, या फिर कोशिश करें अपने अपने हिसाब से, जितना छोटा जितना कुछ हो सकता है हम वो सब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, कर सके तो अच्छा है। क्योंकि वैसे ही सोसाइटी में चेंजेस आती है, नहीं तो फिर सब अगर ये सोचे कि यार मैं नहीं, यार कोई और कर लेगा, तो फिर तो ऐसे कभी कुछ नहीं होगा। तो मुझे हमेशा से ही कुछ ना कुछ किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट अपना करना था कि मुझे कोई बदलाव देखना है। तो ऐसे ही हो गया, फिर होता गया, बस मैं करती जाती हूँ, कुछ दिमाग में आता है मैं सोचती हूँ, और मेरा दिमाग इन्हीं सारी चीज़ों में चलता रहता है, तो मैं ये सब पढ़ती रहती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, समझना, सीखना, ग्रो करना एज अ पर्सन बहुत मुझे पसंद है। तो बस ऐसे ही चीज़ें जाती हैं।
मतलब आप जो है कोई भी काम करने से पहले कभी सोचती नहीं हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, बस मिल गया, एक्साइटमेंट हुआ कि बस नहीं इस काम को करना है तो बस करना है। तो क्या आपने कभी अपनी लाइफ में या फिर कभी अपने बचपन में या फिर जब आप अपने जो है काम के टाइम में कभी कोई ऐसा काम किया जो आपको पहले करना हो पर करने के बाद आपको ऐसा लगे कि बस मैंने ये काम किया ही क्यों, अगर ना करती तो अच्छा होता? हाँ, ऐसा होता है। ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा हुआ सबके लाइफ में होता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम बिल्कुल कोई भी चीज़ परफेक्टली करें और कुछ ये ना हो। लेकिन जी बहुत जी। बड़ी-बड़ी चीज़ें तो नहीं है ऐसी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाई को लेकर या फिर कुछ डिसीज़न्स लाइफ में जो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा लेट लिया हो या फिर मुझे बहुत और ज़्यादा जल्दी लेना चाहिए था और ज़्यादा स्ट्रांगली लेना चाहिए था। क्योंकि कब क्या क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के बहुत सारे डिसीज़न्स तो है, वो मेरे फैमिली के आप सपोर्ट मिले तो आप करते हो, सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप नहीं कर कर पाते हो। जी क्योंकि जी। आप जी क्योंकि सर। मैं छोटी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कुछ चीज़ें मैं करना चाहती थी या फिर मैंने कोई कोर्स किया हो, मुझे दूसरी जगह आना हो, लेकिन मैं छोटी थी, उस टाइम पे पापा ने नहीं सपोर्ट किया तो मैं नहीं आ पाई। और मुझे लगता है कि अगर मैं आ जाती तो लाइफ में मैं और ज़्यादा मैं मेहनत करके मैं लाइफ में उस चीज़ को हासिल कर पाती जो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता है, आप काफ़ी एज में भी छोटे हो, आपका फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाते हो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बेशक, बेशक। अब मैं हाँ, अभी जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डिसीज़न्स अपना एग्रेसिवली लेती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे ये करना है तो करना है, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें हुई है, जो पापा ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो नहीं हो पाया। तो अब मैं उस चीज़ को थोड़ा-सा पुश करती हूँ कि नहीं मुझे करना है, मैं लड़ लड़ना है तो मैं लड़ पड़ती हूँ, लेकिन करना है तो आप करने दो, कैसे भी मनाऊँगी लेकिन करना तो है ही। बेशक। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके घर में जैसे आपने बताया आपके 2 भाई हैं, आपके मम्मी हैं, आपने जो है बताया कि आपके पापा तो ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, पर आपके भाई और आपकी मम्मी में कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? सबसे ज़्यादा जो आपको प्रेरणा उससे मिलती है, उस इंसान से जो आपका सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रेरणा अगर आप किसी चीज़ से जैसे होता है ना बहुत बार, अगर हमें चाय पीना है और कॉफ़ी भी पीना है, तो हम सोचते नहीं हम चाय पी लें, पर सामने वाला कहता है अरे नहीं कॉफ़ी पी लो। तो इस चीज़ में अगर आपको कोई काम करना हो, तो किसने आपका सपोर्ट किया, किसने आपको समझाया और किसने आपको आगे बढ़ने की सबसे ज़्यादा जो है प्रेरणा दी है, कौन है वो? भाई या मम्मी या फिर कोई फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड भी होता है जो घर से बाहर होता है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इनमें कोई एक ऐसा शख्स है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपको बहुत ज़्यादा बताता है कि नहीं मेघना ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। उस इंसान के बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए? अब मुझे लगता है कि इस मामले में मैं बिना सोचे मम्मी का नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मम्मी ने हमेशा ही सपोर्ट किया है, समझाया भी है। जी, जी। बहुत सारी चीज़ें उनसे काफ़ी कुछ सीखा है कि आप करो जो आपका आप कोई चीज़ काम करने आगे बढ़ते भी हो, आपको सपोर्ट मिले ना मिले आप कर रहे हो करो, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है। कहीं क्या होता है कि हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं समझ आती है। सही-गलत का काफ़ी थोड़ा-सा ज्ञान कम होता है। तो दूसरे लोग फ़ायदा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अ, बेशक। वो चीज़ें तो होती ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, पापा शायद बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होंगे, इसलिए पापा को लगता था कुछ-कुछ चीज़ों में वो सपोर्ट वैसे नहीं करते थे, वैसे वो सपोर्टिव है, लेकिन इन सारी चीज़ों में पापा को कुछ-कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, जो मुझे लगता है कि मम्मी को समझ आता है, क्योंकि मम्मी मुझे मेरे पे ट्रस्ट भी करती है और उन्होंने काफ़ी कुछ कुछ वो सिखाती भी है कि सपोर्ट करती है, लेकिन सिखाती भी है साथ में। और जी। जैसे मैंने मम्मी से काफ़ी कुछ सीखा है और मैं अपने आप से भी काफ़ी कुछ सीखती हूँ और अपने आप को सिखाती रहती हूँ कि मैं काफ़ी इन सारी चीज़ों में सीखती हूँ, अपने आप से भी बातें करती हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपको ज्ञान है मम्मी-पापा के से मिलता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों में अपने आप के साथ वो एक रिलेशनशिप बना के रखना कि आप अपने आप को भी क्या सिखा रहे हो,
वो भी सोचना कि किसी भी चीज़ को करने से पहले किसी बारे में मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा डेप्थ में जाके सीखना समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मम्मी-पापा तो एक पॉइंट तक ही हमें सिखा सकते हैं ना, हर चीज़ के। अभी जी, जैसे जी, मैं बेशक। बॉम्बे आई हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, ठीक है? तो जी, यहाँ का एक्सपोज़र मेरी मम्मी को नहीं है, लेकिन मैं अलग मुझे एक्सपोज़र मिल रहा है यहाँ पे। अलग लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना, और जब मैं इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो फिर वहाँ पे कितने सारे नए लोगों से मेरी मुलाकातें होती है, मिलती हूँ, बातें होती है, तो उन सिचुएशंस को सँभालना, कैसे हैंडल करना है टफ सिचुएशन को, वो एक परवरिश में तो होता ही है, लेकिन उस परवरिश को आप ध्यान में रखते हुए फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करना सीखना होता है। हर चीज़ नहीं सिखा सकते जी, मम्मी-पापा। जी, तो वो जी, तो है ही, लेकिन सपोर्ट तो मम्मी से मुझे 100% हमेशा ही मिली है। और दोस्तों से नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्तों से मैंने कभी, आई थिंक मेरे दोस्तों ने मुझसे काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने ऐसा कुछ सही नहीं है। सीखा, हमें हर इंसान से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है, लेकिन अगर जी, ये सही गलत की बात हो, ये करो, ये मत करो, ऐसी चीज़ों पे आए तो आई थिंक मैं अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा बेनिफिटेड रहते हैं, मैं उनसे ज़्यादा नहीं रहती हूँ बेनिफिटेड। और यहाँ आने के बाद बॉम्बे में मैंने 2-4 अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत हेल्प या उनसे कुछ-कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को तो मिली है, लेकिन सही-गलत का कोई नहीं सिखा सकता है। मम्मी-पापा ने जो सिखाया, सिखाया, और बाकी जो है मैंने अपने आप से सीखा है, तो नहीं। तो मेघना जी, आपका बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने जो है बहुत अच्छे से हमें समझाया। आपका धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो आपने देखा कि हम जो है एक बिजनेस ह्यूमन के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छे से अपने काम के बारे में भी समझाया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए सोच के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।